Hello everyone, good evening all of you. How are all of you doing? How's everyone? Good evening. क्लास आप लोगों की आज सुबह होनी थी, but I didn't take it and the reason was that I was not aware. मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ मेरी आज क्लास शेड्यूल हो गई है, राइट? तो इस वजह से आज क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई थी सुबह एंड इसी वजह से हमें रीअरेंज करनी पड़ी क्लास एंड दैट इज व्हाई इस टाइम हुई। मैथ्स की क्लास अभी भी चालू है। ऑल राइट एवा, देन वेल आई वोंट बी एबल टू वेट ऑल्सो क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ 1 आवर की क्लास है। सो आई वोंट बी एबल टू वेट फॉर लॉन्ग, बट वील वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वेट कर लेते हैं फॉर देम टू एंड द क्लास एंड ज्वाइन हियर। सो वील वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, राइट? क्लास आप लोगों की वैसे 12:30 ही है, 12:30 का टाइम है, 12:30 ही क्लास होगी। आज इसलिए नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता था आप लोगों के साथ मेरी क्लास शेड्यूल हो चुकी है आज से, राइट? नाउ हाउ वुड यू लाइक द क्लास? नाउ यहाँ पे यूजुअली आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता है, आई नो, बट देर आर टू वेज वी कैन कंडक्ट द क्लास एंड आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन दैट, क्योंकि आपको जैसे प्रेफरेबल होगा आगे की क्लासेस वैसे ही होंगी। वन फॉर्मेट इज दैट वी मेक इट एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव यानी कि सारा एमसीक्यू फॉर्म में कर ले, मंथली फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में सारी रिविजन हो सकता है। सेकेंड इज की वन लाइनर्स के फॉर्म में हो। वन लाइनर्स में थ्योरी बेस्ड ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकता है। दिस रिमेन्स एन ऑप्शन टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों के पास ये ऑप्शन रहता है कि नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स एमसीक्यू चाहिए या वन लाइनर्स। सो हाउ वुड यू लाइक द सेशन? यू आर मोस्ट वेलकम टू आंसर, जो भी ये भी क्लास के अंदर है दे कैन लेट मी नो, क्योंकि हम लोग रेफरेंस करेंगे मंथली फॉर्म में। आई थिंक आई हैव अप्रोक्सीमेटली 6 क्लासेस विद ऑल ऑफ यू, कुछ 6 क्लासेस है मेरे साथ आप लोगों की। एंड वो क्लासेस बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, अगर हमें लगता है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वी कैन हैव एन एक्सटेंशन ऑफ अ फ्यू क्लासेस मोर, राइट? मंथली फॉर्म हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस जनवरी से, ठीक है? गुड इवनिंग आयुषी। जनवरी से क्लास कंडक्ट करेंगे तो जनवरी 2021 से शुरुआत होगी, फिर हम लोग जैन के बाद फेब्रुअरी करेंगे, फेब्रुअरी 2021, फिर मार्च एंड देन अप्रैल। अप्रैल एंड में मेरी आप लोगों के साथ क्लास जो है वो वाली क्लास में हम लोग अप्रैल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक ये कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा, यानी हम जब तक पहुंचेंगे तब तक अप्रैल का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग अप्रैल भी काफी हद तक कवर कर लेंगे इस वाले में, ठीक है? तो इस कोर्स के अंदर ये 4 मंथ्स तो कंप्लीट है ही, फर्दर यानी दिसंबर, ठीक है? ये 2 मंथ भी हम लोग कवर कर सकते हैं अगर टाइम बचता है तो, राइट? सो इसमें आप लोगों को कैसे प्रेफरेबल रहेगा ये आप बता दीजिए। आज तो एमसीक्यू है, टुडे वी हैव एमसीक्यू सेशन, लेकिन टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से जो क्लासेस है वो आप लोगों के प्रेफरेबल फॉर्मेट में हो सकती है। आप लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे हम एमसीक्यू भी रख सकते हैं, हम लोग वन लाइनर्स भी रख सकते हैं, राइट? सो क्विकली आंसर ऑन दैट कि कल से किस तरीके से क्लास प्रेफरेबल रहेगी। जो उन्होंने ज्वाइन करा है दे कैन लेट मी नो, जो अभी ज्वाइन करेंगे उनसे हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन आई पुट अ क्वेश्चन फॉरवर्ड अगेन एंड देन कल से उसी से फॉर्मेट होगा, राइट? सो एवा हैज एन आंसर ऑन वन लाइनर्स, ऑल राइट, विल मेक वन लाइनर्स, राइट? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की एंड आई बिलीव वी हैव हैड 6 मिनट्स ऑफ वेट, 6 मिनट हो गए हैं and I can't wait longer because हमारे पास भी classes कम है। So I'll be moving ahead with the discussion. हम लोग discussion forward करते हैं and those who will be joining in late they can watch the recording for this then. All right, let me just share the screen with all of you. Alright, so यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जनवरी डिस्कशन, राइट?
एंड ट्राई टू कीप पेस, ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। सिंस ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के अंदर क्या होता है, हम ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप लोगों ने एटलीस्ट फॉलो अप लिया हुआ है इन सभी मंथ्स का, एंड यू हैव डन अ फ्यू नोट मेकिंग और रिवाइज्ड अ फ्यू पॉइंट्स, या आपके खुद के नोट्स हैं, या आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्विज वगैरह करते आ रहे हैं, राइट, क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स लिया है। तो इसके अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी मोर पार्टिसिपेटिव, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी करनी है। यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ऑलवेज सी द कमेंट सेक्शन, राइट। तो बी मोर पार्टिसिपेटिव, बिकॉज जितना ज्यादा आप लोग आंसर करते हैं, जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों को उतना ही ज्यादा याद रहती है चीजें, राइट। जितना ज्यादा आपके माइंड से वो क्वेश्चन निकलता है, जितनी ज्यादा आप आंसर करते हैं, उतना ही ज्यादा इट रिमेन्स इन योर मेमोरी। सो ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिव, जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आज एमसीक्यू फॉर्म में ही है, सो इट्स इजी फॉर यू टू पार्टिसिपेट। वन लाइनर्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैम याद नहीं रहा, आंसर याद नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे दो। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज जो फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन या एफआईए द्वारा है, वो कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा है? Quickly, we have a few people who have joined in and a few who are still absent from the session. All right, largest derivative exchange कौन सा है? That was National Stock Exchange. National Stock Exchange था सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, एंड ये किसने अनाउंस किया था? एफआईए फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसके डेरिवेटिव एक्सचेंज को अनाउंस किया था। यहाँ पे दो चीजें जो पता होनी चाहिए या अदर पॉइंटर्स जो लेने चाहिए यहाँ से, क्या क्या है ना? कैपिटल मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या कौन कौन से बिल्स हैं? ट्रेजरी बिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या एसडीएल्स, ये दोनों चीजें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो होती है, साथ ही साथ ट्रेजरी बिल्स एंड स्टेट डेवलपमेंट लिस्टिंग्स भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है। दूसरी चीज कि ये सब चौथा सबसे बड़ा एक्सचेंज है कैश के मामले में। अगर कैश इक्विटीज देखते हैं, कैश इक्विटीज के मामले में फोर्थ रैंक पे है, और अगर डेरिवेटिव एक्सचेंज के मामले में करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। और ये पहली बार नहीं है, ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम ऑल ओवर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज और चौथा सबसे बड़ा कैश इक्विटीज पॉइंट बना है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पीपल कौन कौन से हैं? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एंड विक्रम लिमाय। विक्रम लिमाय एमडी एंड सीईओ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरपर्सन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। फाउंडेशन ईयर कभी कभी पूछ लेते हैं, ऑल्दो इट्स क्वाइट ओल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन एनएसई के ऊपर रिसेंटली फाइन लगाया था सिडबी ने, नॉट सिडबी, सॉरी, सेबी ने। सेबी ने रिसेंटली फाइन लगाया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, काफी हैवी अमाउंट का फाइन लगा था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कि कितने साल पुराना है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कहां पर एस्टेब्लिश हुआ है। तो मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर है या लोकेशन इसकी मुंबई में है, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब सेबी के बारे में क्या क्या चीजें पता होना चाहिए? सेबी का की पर्सन कौन है? की पर्सन यानी कि चेयरपर्सन कौन है, और सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ था? क्योंकि सेबी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का, उसमें हमारा जो गवर्निंग बॉडी है वो सेबी है, राइट। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ, की पर्सन कौन है? फॉर दैट वी हैव चेयरपर्सन अजय त्यागी। अजय त्यागी जी जो है ये करंटली की पर्सन या चेयरपर्सन है, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में। देखो जब गूगल करके देखोगे तो जो विकिपीडिया का कॉलम आता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि फाउंडेड 1992, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इफ यू गो थ्रू द डिटेल, थोड़ा सा एक पैराग्राफ होगा उसके अंदर जाओगे तो उसमें दिखेगा कि एस्टैब्लिश 1988 में हुआ था, लेकिन इसकी जो पावर्स है वो 1992 में थी। ये यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो
कीप दिस इन माइंड। 1992 में ये सेबी एक्ट से इसे पावर्स या स्टैट्यूटरी पावर्स मिली थी, एक्ट जब स्टैब्लिश हुआ था, वेयर एज सेबी 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। नाउ 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021 हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। तो 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021 ऑर्गेनाइज हुआ। IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे थीम पूछा जा रहा है कि थीम क्या है, व्हाट वाज द थीम, राइट। देन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व भी पता होना चाहिए। श्रवण, हेलो एंड वेलकम। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? देखो, पहली बात, किसने ऑर्गेनाइज किया? IAMAI, दैट इज इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दूसरी चीज की से इनॉग्रेट किसने किया? तो दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, MEITY। ये मिनिस्ट्री किसके पास है करंटली? रविशंकर प्रसाद जी के पास है। रविशंकर प्रसाद जी के पास ये करंटली मिनिस्ट्री है। इस बार का थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड। ये इस बार का 15th डिजिटल इंडिया का समिट का थीम था। ठीक है। और इसके अंदर कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे। क्या क्या अवार्ड्स दिए गए थे? कुछ अवार्ड्स यहाँ पे लिस्टेड है। डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर, वो कौन थे? संजीव बिखचंदानी, जो इन्फो एज के हैं, वो संजीव बिखचंदानी वाज द डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर। फिर डिजिटल स्टार्टअप ऑफ द ईयर कौन सा था? वो था खाताबुक। फिर डिजिटल एजेंसी, यहाँ पे एजेंसी लिखी है, यहाँ पे एक एजेंसी भी था, डिजिटल एजेंसी। वो कौन सी थी? इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 मेडल दिए गए। तो गोल्ड मेडल किसे दिया गया था? वंडरमैन थॉमसन। एजेंसी के अंदर गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया था? वंडरमैन थॉमसन, राइट। एंड देन इसके अलावा 4 अवार्ड्स दिए गए थे अमूल को। गुजरात का जो मिल्क एज है अमूल, उसको 4 अवार्ड्स दिए गए थे, राइट। तो ये अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड्स जो दिए गए हैं। और ये इनॉग्रेट किसने किया? दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है। देन फर्स्ट पराक्रम दिवस 2020 के अंदर ऑब्जर्व किया गया। व्हाई वाज इट ऑब्जर्व? ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऑब्जर्व किया, और दूसरी चीज कब ऑब्जर्व किया। देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, कब और क्यों। हेलो एंड वेलकम अमन, वेलकम। ऑलराइट, फर्स्ट पराक्रम दिवस की अगर बात करें तो 23 जनवरी 2021 के अंदर पहला पराक्रम दिवस ऑब्जर्व हुआ 23 जनवरी को। अब ये क्यों ऑब्जर्व किया गया या इस दिन क्या होता है? दैट इज, इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इनकी 125th एनिवर्सरी थी इस बार। इस दिन पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया गया, राइट। इनका 1897 था। इस बार 125th एनिवर्सरी थी, 125वीं एनिवर्सरी थी। और इस साल यानी 2021 से पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। अब सिंस इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, ये भी पूछ सकते हैं कि इनका बर्थ कौन से स्टेट में हुआ था। तो अगर स्टेट पूछेंगे कि कौन से स्टेट में इनका बर्थ हुआ था, वो होगा ओडिशा। ओडिशा में कहां पर? कटक में। कटक ओडिशा के अंदर का बर्थ है, क्योंकि यहाँ से आपको स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है। करंट में हमेशा याद रखना है कि करंट में सिर्फ करंट का क्वेश्चन नहीं आता है, करंट में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी आता है। और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, या विदहेल्ड इंफॉर्मेशन जो कहते हैं, वो भी आती है, वो ज्यादा पूछी जाती है इनफैक्ट। तो इसलिए हम कहते हैं, उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट करंट, राइट। आप लोग तो ऐसे क्रैश कोर्स ले रहे हैं, अवेयर कि काफी सारी जगहों पे आप लोगों को सुनने को मिला भी होगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो रिमेंबर दोज इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स आल्सो, राइट। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एक्सटेंड किया गया था आर्म्ड विंग के लिए भी, आर्मी पर्सनल या आर्म्ड विंग के लिए भी एक्सटेंड किया गया। ये किसके लिए एक्सटेंड किया गया? तो आयुष्मान CAPF के लिए एक्सटेंड किया गया था, जिसके अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सभी पुलिस फोर्सेस जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन सब के ऊपर एक्सटेंड किया गया। और इसको लॉन्च कहाँ से किया था? असम से किया था। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। वो भी प्रेजेंट थे जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे इनॉग्रेट किया था CAPF के लिए। राइट नाउ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI ऑर्गेनाइज हुआ हाल ही में। ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? श्रवण तंवर, वीडियो रुक रहा है। वीडियो रुक रहा है तो शैल आई स्विच ऑफ द वीडियो देन? वीडियो बंद कर दें, बिकॉज इंटरनेट तो जियो का है, फाइबर वाला है, तो आई कांट डू मच। अब बैंडविड्थ में दिक्कत आ रहा है तो, बट आई कैन स्विच ऑफ द वीडियो इफ यू वांट। तो इफ इट्स प्रेफरेबल मैं वो कर सकती हूँ। सभी के साथ दिक्कत है ये? इज एवरीवन फेसिंग दैट इश्यू? जस्ट कंफर्म मी वंस। एक बार ये कंफर्म कर दो, सभी को ये इश्यू हो रहा है? इज इट टू एवरीवन? स्टूडेंट्स आर क्वाइट साइलेंट इन दिस क्लास, हाउ कम? क्रैश कोर्स वाले बच्चे तो इतने एक्टिव होने चाहिए कि मतलब लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई है भी या नहीं, मतलब मुझे डाउट भी नहीं होना चाहिए, मुझे चेक नहीं करना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू बी वेरी एक्टिव बिकॉज यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर सो लॉन्ग। ऑल राइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, IFFI हमेशा कहाँ पर होता है? दैट इज इन पणजी, गोवा। गोवा के अंदर ही IFFI कंडक्ट होता है, चाहे वो नवंबर में हो चाहे वो पोस्टपोन हो। तो ये पोस्टपोन वाला वर्जन था क्योंकि ये होना था लास्ट ईयर गोवा के अंदर नवंबर में, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इसे मूव किया गया जनवरी की तरफ। ठीक है, तो जनवरी में ऑर्गेनाइज हुआ था IFFI ना। IFFI का पहली बात हम गोवा के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर गवर्नर, गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी। नाउ IFFI का हाईएस्ट अवार्ड होता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये किसे दिया गया? दूसरी चीज, अभी हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स भी दिए गए थे। बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर एक मूवी है जो 4 अवार्ड लेके गई, राइट? एंड वो कौन सी मूवी है? सेम मूवी ऑस्कर्स के अंदर भी लेके गई। ऑस्कर्स तो अभी कल परसों ही अनाउंस हुए हैं। तो ऑस्कर 2021 और बाफ्टा 2021 दोनों के अंदर एक ही मूवी है जो टॉप 3 अवार्ड लेके गई है। यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उस मूवी के लिए मिला है, बेस्ट मूवी का अवार्ड उसे मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उसको मिला है। तो कौन सी मूवी है जो बहुत ज्यादा अवार्ड विनिंग चल रही है अभी? Parasite, Joker, Shravan, Eva. All right, we have a few answers. All right, right answer for this one इसका है Into the Darkness। ये डेनमार्क की मूवी थी, डेनिश मूवी है, डेनमार्क से है, Into the Darkness। और ये मूवी गोल्डन पीकॉक अवार्ड विनर रही थी IFFI अवार्ड के अंदर, जो अभी 51st वर्जन हुआ था ना। बाफ्टा और ऑस्कर्स के अंदर जो अवार्ड विनिंग है वो है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड मूवी जो है ये बेस्ट मूवी का अवार्ड लेके गई, बेस्ट पिक्चर अवार्ड। ठीक है, फिर ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोई झाओ को दिया गया। क्लोई झाओ इज द बेस्ट डायरेक्टर, और ये डायरेक्टर जो बनी है ऑस्कर भी इन्हीं को मिला है। ऑस्कर और बाफ्टा के अंदर ये 3 कैटेगरी कॉमन है, तीनों कैटेगरी नोमैडलैंड को मिली है। और बाफ्टा के अंदर एक कैटेगरी और थी सिनेमेटोग्राफी की। ठीक है ना, यहाँ पे ऑस्कर के अंदर जो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया क्लोई झाओ को, ये ओनली सेकंड वुमेन है, दूसरी महिला डायरेक्टर है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और पहली महिला डायरेक्टर है जो नॉन अमेरिकन है, नॉन अमेरिकन या वुमेन ऑफ कलर जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि शी इज एन एशियन डायरेक्टर। तो क्लोई झाओ ओनली सेकंड वुमेन है जो वुमेन ऑफ कलर है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लिया है, राइट? तो ये बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड पिक्चर। बेस्ट एक्टर एंथनी को मिला है द फादर के लिए, एंथनी हॉपकिंस को।
एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए दिया था। दोनों बाफ्टा और यू ऑस्कर्स में, इस बार ऑस्कर्स और बाफ्टा दोनों याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि दोनों के अंदर टॉप 4 अवार्ड्स तो सेम है बिल्कुल। राइट नाउ, हाल ही में डेजर्ट नाइट 2021 ऑर्गेनाइज हुई थी, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर में ये ऑर्गेनाइज हुई। तो वेन्यू तो आप लोगों को बता ही दिया कि जोधपुर के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी। किस देश के साथ ऑर्गेनाइज हुई थी, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑल राइट, सो अगर हम बात करें किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज हुई थी, तो वो थी फ्रांस के साथ। तो इंडिया की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज थी। अभी फ्रांस के साथ इंडिया की दूसरी एक्सरसाइज भी हो रही है, वो कौन सी है, वरुण एक्सरसाइज। तो वरुण एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट हो रही है। कहाँ पर हो रही है, अरेबियन सी में। ये अभी हो रही है, अभी मतलब अभी अप्रैल में चल रही है। आई थिंक 27 अप्रैल तक, 20 से 27 अप्रैल तक चली है ये, 20 या 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अरेबियन सी के अंदर वरुण एक्सरसाइज हो रही है। ये एक्सरसाइज कैसी है, नेवल एक्सरसाइज है या नेवी एक्सरसाइज है। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी डेजर्ट नाइट 21 जो जोधपुर में हुई थी। चलिए, फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट करंटली कौन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है जीन कॉस्टेन, और कैपिटल है पेरिस। देन फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट जो इंडियन एयरफोर्स टैब्लियो का पार्ट बनी है रिपब्लिक डे परेड पे। रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स का जो टैब्लियो, टैब्लियो यानी जो झांकी है, उसका पार्ट फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है, दैट इज गोइंग टू बी भावना कंत। भावना कंत पहली महिला फीमेल फाइटर जेट थी जो इंडियन एयरफोर्स के टैब्लो का पार्ट थी। अब जो रिपब्लिक डे परेड में टैब्लो या झांकी होती है, इसके अंदर अवार्ड विनिंग स्टेट्स भी होते हैं, अवार्ड विनिंग डिपार्टमेंट भी होते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसका बेस्ट टैब्लियो था, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका बेस्ट टैब्लियो था। टैब्ल्यू या झांकी में बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन सा था, बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट था। बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, उस डिपार्टमेंट को बेस्ट टैब्ल्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कैटेगरी में डाला था। बेस्ट स्टेट वाले में कौन सा था, यूपी, अयोध्या मंदिर के ऊपर उन्होंने बनाया था, अयोध्या के ऊपर उनका झांकी था। तो बेस्ट टैब्ल्यू यूपी का था और बेस्ट डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था, क्योंकि ये टैब्ल्यू का पूछा जाता है। ठीक है, नाउ ट्राई सर्विस फोर्स कंटिजेंट जिसने इंडिया के 72nd रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, इनमें से कौन सा ट्राई सर्विस फोर्स कंटिजेंट है जिसने इंडिया के 72nd रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। वो देश का अभी हाल ही में 50th सेलिब्रेशन चल रहा है इंडिपेंडेंस का। इंडिया ने किसी देश के एयर फोर्स के सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेट किया था, वो कौन था, श्रीलंका। तो श्रीलंका हाल ही में सेलिब्रेशन कर रहा है एयरफोर्स के 50 इयर्स कंप्लीशन का, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने। और ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन जो था इंडिया का रिपब्लिक डे परेड, उसके अंदर बांग्लादेश को मौका मिला था अपना ट्राई सर्विस कंटिजेंट भेजने के लिए। तो बांग्लादेश पहला देश है जिसने ऐसा किया था। इस बार कोई चीफ गेस्ट नहीं था, तो अगर चीफ गेस्ट का क्वेश्चन आता भी है तो नन ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। देन ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड 2021, 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया था, इकलौते फॉरेनर जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था। फिर इनकी प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है इन अवार्ड्स का, yes Shravan, what would you like to say, you have raised a hand, अनम्यूट मैंने कर दिया है, यू कैन से व्हाट यू वुड वांट टू से। All right, we have a few answers.
पद्म विभूषण की बात करें तो करंटली जिसे दिया गया दैट इज गोइंग टू बी शिंजो आबे, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। इन्हें अवार्ड दिया गया पद्मा विभूषण। ना यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, दैट इज कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑन द टर्म्स की एक तो न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है वो तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपना हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्वाड देशों के बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को दिया, कि यूएसए भी क्वाड देशों का पार्ट है। तो यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया के हेड, इंडिया के हेड एंड जापान के प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे, तो शिंजो आबे को ही दिया है, योशिनादे को नहीं दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स या हेड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, दैट इज दैट टाइम वाज डोनाल्ड ट्रंप, दिसंबर में ये ऑनर दिया गया था। तीनों देशों के हेड्स को ऑनर किया गया हाईएस्ट सिविलियन मेडल से। ठीक है। और पद्म विभूषण की अगर बात करें तो सिर्फ एक फॉरेनर है शिंजो आबे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा एसपी बाला सुब्रमण्यन को पोस्ट ह्यूमसली दिया गया। एसपी बाला सुब्रमण्यन को पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड दिया गया। ठीक है, या मरने के उपरांत, मरणोपरांत दिया गया। ठीक है। नाउ पद्मा अवार्ड्स जो अभी दिए गए, ये सारे के सारे पद्मा अवार्ड्स प्रेसिडेंट देते हैं। तो कितने टोटल पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे? टोटल पद्मा अवार्ड्स अगर पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो सबके नाम नहीं पूछेंगे, टोटल 119 अवार्ड दिए गए थे। अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। एक ड्यूओ केस था, एक ड्यूओ केस यानी कि एक अवार्ड ऐसा जो ज्वाइंट फॉर्म में दिया गया था, तो उसको एक ही काउंट करते हैं। अब इस टोटल 119 अवार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या था, क्योंकि पद्मा में 3 सीरीज है हमारे पास। पद्मा के अंदर हमारे पास 3 सीरीज होती है, एक तो विभूषण होता है जो हाईएस्ट है, फिर भूषण होता है सेकंड हाईएस्ट, और फिर पद्मश्री। और इससे ऊपर पद्मा अवार्ड से ऊपर सिर्फ एक होता है, वो है भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न आता है, फिर पद्मा अवार्ड आते हैं। पद्मा अवार्ड में सबसे पहले विभूषण आता है, फिर भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। ठीक है। अब अगर बात करें पद्म विभूषण की तो वो कितने हैं? 7 अवार्ड है। पद्म भूषण कितने दिए गए थे? 10 दिए गए थे। और वहीं पे पद्मश्री कितने दिए गए थे? 102 पद्मश्री दिए गए। ठीक है। Now, United Nation Conference on Trade या UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का 38th ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर हाल ही में रिलीज हुआ। इसके हिसाब से इंडिया का एफडीआई रेट कितना है, यानी एफडीआई रेट इंडिया का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वर्ल्ड का कितना हो रहा है। तो इंडिया का तो है ही, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, It has an answer. Rest of all, we have silent viewers. All of you are making notes, इसलिए silent है, या कुछ रिवाइज नहीं किया इसलिए साइलेंट है? आई वुड लाइक टू नो द रीजन इन जनरल, कि रीजन क्या है साइलेंट होने का? रिवाइज नहीं किया है इसलिए, या फिर नोट्स बना रहे हैं इसलिए? अगर दोनों में से नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑल राइट, नाउ हेयर वी हैव, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ऑल दो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वाज अ डिप या डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 2020 के अंदर इंक्रीज देखने को मिला। वो भी कितना? 13%, 13% इंक्रीज हुआ इंडिया के अंदर एफडीआई। नाउ इसके अलावा अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, क्योंकि इंडिया के अंदर तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज एज कंपेयर टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर देयर वाज अ डिक्रीज, 42% का डिक्रीज वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिला। वहीं पे इंडिया के अंदर 13% का इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन बीईएसए की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 रिपोर्ट के हिसाब से ग्रोथ रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? ना ग्रोथ रेट में एक चीज याद रखनी है कि अभी ग्रोथ रेट या जीडीपी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है,
ये हर बार रिवाइज होती है, कुछ कुछ टाइम में रिवाइज होती रहती है। जैसे S&P की अभी हाल ही में आई थी, एरर एंड फिंच की, फिच रेटिंग्स की हाल ही में आई है ना, और INDRA की रिवाइज हुई है दोबारा से, SBI जनरल का हाल ही में रिवाइज हुआ है। सभी रेटिंग्स रिवाइज करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। और अभी तो सबने बढ़ा बढ़ा के दे दी थी, अब दोबारा से GDP एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है डाउनफॉल देख रही है इंडिया की। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिचुएशन की कोविड के ड्यूरेशन में लॉकडाउन, इकोनॉमिक लॉकडाउन हो गया है। तो अगर इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट अगर इसके हिसाब से देखें तो 2021 के अंदर एक्सपेक्टेड है 7.3%, 7.3% का ग्रोथ देखा जा सकता है 2021 के अंदर। वेराज 2020 के अंदर -9.6 था। ये किसमें था? 2020 के लिए। 2020 के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन था 9.6% था। नाउ MOU इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने साइन किया MS निसेकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ। तो कौन सी कंट्री है जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करेगी इस MOU के तहत? तो निसेकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर किसका है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या ये पूछ सकते हैं कि इसका ये MOU किस देश के साथ हुआ है? दैट इज जापान। निसेकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के अंदर है, और उसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का हाल ही में MOU हुआ है। ये मिनिस्ट्री या मंत्रालय अभी करंटली किसके पास है? स्मृति ईरानी जी के पास ये करंटली मंत्रालय है, ठीक है। तो स्मृति ईरानी जी के पास करंटली ये मंत्रालय है। यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे का टर्म पीरियड ओवर हो चुका है एंड कैपिटल इज टोक्यो। नाउ हाल ही में जनवरी 2021 में MD कौन अपॉइंट हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD। एंड दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है, सिंस SBI एंड SBI कार्ड अलग अलग है, SBI कार्ड जो है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अलग है। तो MD या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है करंटली अपॉइंट जो हुआ है? SBI के CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? दोनों के अपॉइंटमेंट हाल ही में हुए हैं। अच्छा, ईयर तो 2021 ही है, 2021 ही चल रहा है, 2021 का जनवरी मंथ चल रहा है अभी। राइट, नाउ आंसर इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी है 1 और 2, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी, दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। वेराज SBI कार्ड की अगर बात करें तो उसके CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे है राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा, ये SBI कार्ड के CEO एंड MD के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। SBI कार्ड के हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, वेयर एज SBI के हेडक्वार्टर आर इन मुंबई, ठीक है। तो हेडक्वार्टर हो गया। की पीपल, चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खरा इज द करंट चेयरपर्सन। अक्टूबर 2020 के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था हाल ही में, ठीक है। नाउ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का 16वां एडिशन, 16वां संस्करण रिलीज हुआ। इसके हिसाब से इंडिया का रैंक क्या था? अगर हम बात करें वर्स्ट हिट कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से सबसे बुरा इम्पैक्ट जो पड़ा है उन देशों की अगर बात करें तो उसमें भारत का रैंक क्या था? ये रैंकिंग रिलीज किसने करी थी? टॉप किसने करा था इस लिस्ट के अंदर? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेवन ऑलराइट शुभम, वंडरफुल। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखें तो पहली बात, इंडिया का रैंक क्या था? 7th था, बिल्कुल सही, भारत का रैंक 7 था। और ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग रिलीज किसने करी थी? जर्मन वॉच ने। जर्मन वॉच जो जर्मनी बेस्ड एक थिंक टैंक है उसने रिलीज करी थी। अब ये रैंकिंग टॉप किसने किया था? मोजाम्बिक इज द वर्स्ट हिट। मोजाम्बिक इज द वर्स्ट हिट, सबसे ज्यादा जो हिट हुआ है देश एक्सट्रीम वेदर एक्सट्रीमिटीज की वजह से, वो है मोजाम्बिक,
ठीक है, मोजाम्बिक सबसे ज्यादा हिट है और दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे था। ठीक है, और अगर 20 साल के पीरियड की बात करें, 20 साल के अंदर सबसे ज्यादा हिट कौन सा है? पुएर्टो रिको। ऑलराइट, ये 10 साल का और 20 साल के में पुएर्टो रिको। पीपल्स क्लाइमेट रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हुआ था यूएनडीपी का। इसके अंदर 4 क्लाइमेट पॉलिसीज यूज किए गए थे, जिसके बेसिस पे पूरा लिस्टिंग किया गया था। तो कौन से पॉलिसीज का पार्ट नहीं थे या कौन से पॉलिसी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए थे ज्यादातर? तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड बिल्कुल था, सोलर एंड विंड था, क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक था, और इन्वेस्टिंग मोर इन ग्रीन बिजनेस था। इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं था। ठीक है, और जिसमें फोर्थ वाला कौन सा था? दैट वाज सोलर, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, now हाल ही में एक, लाइक, ऑलरेडी बी मूविंग अहेड विद दिस वन। 2020 के अंदर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज हुआ था इंडिया के अंदर। ये किसने रिलीज करा था? सही, 2020 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया था। इसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था, और वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो टॉप किसने किया था, या वर्ल्ड की रैंकिंग्स के अंदर क्या रैंक रही थी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है कि भारत का रैंक क्या था, और वर्ल्ड रैंकिंग क्या थी? 40 40। बच्चा मैंने अभी बताया ये, शुभम, मैंने बताया ये जनवरी चल रहा है इन दिस क्लास, एंड आई बी टेलिंग यू अबाउट द सेशन ऑल्सो। लेकिन अभी ये जनवरी 2021 चल रहा है ना। इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक वाज 86 इन दिस। ठीक है, 80 नहीं, 86 रैंक रहा था इंडिया का इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं इससे जुड़ी हुई? टोटल कितने देश थे? 120, 180 देश टोटल रैंक किए थे। टोटल 180 कंट्रीज वर रैंक्ड। ठीक है, ना इसके अंदर जो रैंकिंग होती है, कभी कभी स्केल पूछ लेते हैं। स्केल कहाँ से? 0 से 100 के बीच में मार्क किया जाता है। 0 सबसे ज्यादा करप्ट, 100 सबसे अच्छा। राइट, एंड देन फर्दर मोर, sorry about a bit of delay, I'm not feeling well right now. ऑलराइट, अगर हम लोग टॉप रैंक की बात करें, फर्स्ट पोजीशन की बात करें, तो फर्स्ट पोजीशन जो थी वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क की थी। न्यूजीलैंड और डेनमार्क वर द टॉप रैंक होल्डर्स इन दिस। इनका स्कोर कुछ 88 के अराउंड था, विच वाज द बेस्ट स्कोर। लोएस्ट स्कोर किसका था, या सबसे कम रैंक, सबसे कम स्कोर किसका था? वो था साउथ सुडान। साउथ सुडान वाज द लोएस्ट रैंक्ड कंट्री, 12 रैंक था। तो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे, साउथ सुडान लास्ट पोजीशन पे। देन 51st एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हुई थी हाल ही में, द डेवोस एजेंडा 2021। तो द डेवोस एजेंडा 2021 हाल ही में हुआ था, 51st एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था। इस बार का इसका थीम क्या रखा गया था? व्हाट वाज द थीम दिस ईयर? WEF का जो डेवोस एजेंडा है, इसका इस बार थीम क्या रखा गया था? फर्स्ट मींस मोस्ट करप्ट नहीं, फर्स्ट मींस द बेस्ट स्कोर। क्योंकि स्कोर मैंने आपको बताया ना, देखो स्केल क्या होता है, 0 से 100 का स्केल है। ठीक है, 0 से 100 के स्केल में जिसका 100 स्कोर है, ये बहुत कम करप्ट है, यानी कि बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट है। और 0 का मतलब करप्ट है। सुडान का जो रैंक था, साउथ सुडान का, उसका स्कोर था 12, और न्यूजीलैंड डेनमार्क का कुछ 77 के अप्रोक्स था। तो
ये वाला स्कोर दैट मीन्स क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, करप्शन कम है, और ये वाला यानी कि करप्शन बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा करप्शन है। ठीक है, we have option C is all right. The dancing emoji that shows कि बहुत ज्यादा कंफर्म है ये वाला आंसर। ऑल राइट, अगर इसका आंसर देखें तो द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेट रीसेट, बिल्कुल सही। द ग्रेट रीसेट इस बार का थीम था फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग थी। ठीक है, अ क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। देन इसके फाउंडर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर क्लॉस श्वाब, हेडक्वार्टर्स कॉलोनी स्विट्जरलैंड। एंड यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है, ये यूनाइटेड नेशन का कोई पार्ट नहीं है, ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ विच इज वर्किंग करंटली नाउ। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हुई थी, इसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था? तो हाल ही में एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स वाज रिलीज्ड, इसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था ये तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ टॉप किसने किया था ये भी पता होना चाहिए, यानी बेस्ट कंट्री कौन सी थी इसके अंदर, टोटल कितने देश थे इसके अंदर, या टोटल कितने देशों को रैंक किया गया था इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या था और साथ ही साथ टोटल ओवरऑल 10th रैंक था इंडिया का, बिल्कुल सही, इंडिया वाज एट 10th रैंक, वेयर एज टॉप किसने किया था, टॉप रैंक वाज हेल्ड बाय सिंगापुर। और टोटल कितने थे, ये कुछ नहीं होना कि 10th रैंक है बहुत अच्छी रैंक है, टोटल 11 देश थे, टोटल 11 कंट्रीज थे जिसके अंदर इंडिया का रैंक 10th रहा था इसके अंदर। नाउ सिंगापुर ने टॉप किया, ताइवान और जापान सेकंड एंड थर्ड पोजीशन के अंदर थे इसके अंदर। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दोबारा क्वेश्चन आ गया, वो है एडिसन अलायंस से जुड़ा हुआ। एडिसन अलायंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया, जो डिजिटल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए किया गया है। तो इसमें एडिसन का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है? जो डिजिटल कंप्लायंस है या डिजिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है वो अनइक्वली जो अवेलेबल है, उसके लिए ये एडिसन अलायंस साइन किया गया। तो एडिसन का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज एडिसन स्टैंड फॉर? दैट इज एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क, ऑप्शन डी। ठीक है, ये एडिसन का फुल फॉर्म है। ना इंडिया का सबसे पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार हाल ही में बेंगलुरु के अंदर बनाया गया। ये किस मेट्रो सर्विस को दिया जाएगा ना, यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, ड्राइवर इंडिजीनियस ड्राइवरलेस मेट्रो किसको मिल रही है, और दूसरी चीज, इंडिया के अंदर फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो फैसिलिटी कौन सी है। तो फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो इन इंडिया, भारत के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर, दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले ड्राइवरलेस मेट्रो कब आई थी या कहां पे आई थी? इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पे है, और इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस यानी भारत में बनी हुई कहां पे जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कौन सी है इस मेट्रो का। ठीक है, तो अगर आंसर्स देखें तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड से। वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो किसके पास आई थी? ऑब्वियसली जापान लेके आया था। अगर फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर कहां पे आया? दिल्ली के अंदर 2017 के अंदर आ गया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट होते होते 2020 हो गए, लेकिन 2020 के अंदर ये फाइनली आ गई। वेराज अगर इंडिजिनस यानी भारत में बनी हुई की बात करते हैं, जो बेंगलुरु में बनी है, वो मुंबई को दी गई है। मुंबई मेट्रो पहली मेट्रो है, फैसिलिटी है जिसके अंदर ड्राइवरलेस मेट्रो इंडिया की खुद की बनी हुई होने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ मुंबई मेट्रो ही है जिसको शॉक प्रूफ रेल लाइंस भी दी जाएंगी। राइट नाउ, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो क्लाइमेट एक्शन 100+ को अचीव करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए
क्लाइमेट एक्शन 100+ का पार्ट बनी है। जनवरी 2021 में इनमें से कौन सी कंपनी है जो क्लाइमेट एक्शन 100+ को ज्वाइन कर चुकी है? So that is going to be कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसने क्लाइमेट एक्शन 100+ ज्वाइन किया है पेरिस एग्रीमेंट गोल्स कंप्लीट करने के लिए। ना पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को कंप्लीट करने वाले देशों में अगर बात की जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन दैट, क्योंकि इफ वी लुक एट द टॉप कंट्रीज जो इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें यूके एंड G20 में से G20 की अगर बात करें तो उसमें इंडिया और यूके सिर्फ ये दो देश हैं जो काफी अच्छे से पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ कब था? 2016 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट हैड कम टू पिक्चर, या पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था। और द नेक्स्ट थिंग दैट गोज इज कि पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या है? टेम्परेचर स्केल को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम। ठीक है, कोशिश है 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना, लेकिन 3 डिग्री इज द मैक्सिमम। इंडिया 2 डिग्री के अंदर नहीं रख पा रहा है, इंडिया 3 डिग्री वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ एक 2 दिन का वर्चुअल प्रारंभ समिट हुआ था। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 था। ये इनमें से किस देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की प्रारंभ या कहे इंडिया का जो ये समिट था, प्रारंभ समिट, जो स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए था, इसके अंदर कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? Which countries had participated in that? OPEC, Mumbai, BIMSTEC. All right, answer for this is going to be BIMSTEC. BIMSTEC was the participating one in Startup India International Summit. अब बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट कहां पर है? सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में है। करंटली मेंबर्स और चेयरशिप दोनों इंपॉर्टेंट है। चेयरशिप करंटली श्रीलंका के पास है 2018 से। सेक्रेटरी जनरल तेंजिन लेकपाल है भूटान के। और अगर लैंग्वेज की बात करें, हिंदी और इंग्लिश है। मेंबर्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड है। ठीक है, तो चेयरशिप, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटेरिएट, फुल फॉर्म, मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशिंग ईयर 1997 ना। इसके अलावा जो एक और ग्रुप है जिसके बारे में यू हैव टू बी अवेयर इज एशियान। बिम्स्टेक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एशियान के बारे में भी पता होना चाहिए। एशियान के बारे में क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज एशियान का रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है और रेटिफिकेशन भी शुरू हो गया है। फर्स्ट कंट्री रेटिफाई भी कर चुकी है। किसने रेटिफाई किया है? सिंगापुर ने रेटिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। तो अब एशियान का ये हम बात कर रहे हैं RCEP का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP को में किस किसने साइन किया? एशियान और साथ ही साथ में 5 और देश, यानी टोटल 15 देशों ने इसके अंदर साइन किया है, जिसमें से 10 एशियान के देश हैं और 5 और देश हैं, जिसमें चाइना भी आता है। चाइना ही इस पूरे एग्रीमेंट को लेके आया है। ठीक है, सिंगापुर ने रेटिफिकेशन कर दिया है, सिग्नेचर 15 देशों ने कर दिया है, उसके अंदर इंडिया नहीं आता है। इंडिया हैज नॉट साइंड ऑन दिस, राइट। ऑलराइट, हाल ही में इनमें से कौन सा एक्ट है जिसे हाल ही में अमेंड किया गया? क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक्ट था। और ये कौन सा एक्ट था? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हाल ही में अमेंड किया गया था। काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई थी, अमेंड की गई थी। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नए फॉरेन ट्रेड रूल्स बनाए थे। तो चेयरपर्सन कौन है इस कंसल्टेटिव कमिटी का जिसके अंदर ये नए रेगुलेशंस बनाए गए थे? तो ये जो कमिटी है नए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आया था इंडिया के लिए। द क्वेश्चन इज कि इस कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे? हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी?
ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, नहीं रमेश पोखरियाल जी नहीं, इट वाज हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी वाज द वन जो इस कंसल्टेटिव कमिटी के चेयरपर्सन रहे थे और इनके अंडर ये पूरा ट्रेड पॉलिसी रीफ्रेम किया गया था, राइट। नाउ फर्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ हाल ही में ऑब्जर्व किया गया 2021 के अंदर, 2021 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया गया था रोड सेफ्टी मंथ। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कब से कब तक मनाया गया था, व्हेन वाज दिस रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं वीक की, ये कब से कब मनाया गया था, 18 से 17 तक ये मनाया गया था। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये मंथ ऑब्जर्व किया गया था ना। यहाँ पे विल बी वाइंडिंग अप द सेगमेंट फॉर टुडे, आज का सेगमेंट विल बी वाइंडिंग अप ओवर हियर। ऑलराइट, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, बट आगे क्लास एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है सेशन, उन सबके लिए आई हैव दिस क्वेश्चन स्टिल पर्टेनिंग कि देयर आर टू वेज इन विच द क्लास कैन बी कंडक्टेड। एमसीक्यू फॉर्म में आप लोगों ने आज देख ही लिए, वन लाइनर्स में भी हो सकती है। क्लास का टाइमिंग 12:30 है, लेकिन आप लोगों को किस तरीके से रखना है, दैट इज एन ऑप्शन विच इज गिवन टू यू। आपको वन लाइनर्स चाहिए, एमसीक्यू, आज तो एमसीक्यू था, लेकिन फर्दर मोर आगे के सेशंस वन लाइनर फॉर्म में भी हो सकते हैं इफ दैट इज प्रेफरेबल। 1 AM बच्चा उस टाइम पे शायद दूसरी क्लास होती है, अगर वो स्लॉट फ्री है तो आई विल टेक इट, अदरवाइज 1 बजे आई थिंक आपकी जितेंद्र सर के साथ क्लास होती है या देयर इज समवन एल्स यू हैव अ क्लास विद, तो इस वजह से 1 AM नहीं किया हुआ है। नहीं होती है, नहीं होती है तो मैं 1 AM कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 to 2 कर देंगे, अगर 2 बजे किसी की क्लास नहीं है तो 1 to 2 कर देंगे, नहीं तो ये 12:30 ही करनी पड़ेगी। वी डू नॉट हैव ऑप्शन ऑन दैट, राइट। बट आई चेक द शेड्यूल, एक बार शेड्यूल चेक करके मैं आप लोगों को कल वाली क्लास ऑनवर्ड्स वो चेंज करा दूंगी, राइट। तो यहाँ पे यस बिल्कुल आई डेफिनेटली ट्राई 1 PM हो जाए, मेरे लिए भी सही है, बट आई गेट इट कंफर्म, है ना। एक बार अगर 2 बजे क्लास नहीं है, जब तक हमारी क्लास है तो हम लोग इसे 1 AM कर देंगे, ठीक है। कल से क्लास वन लाइनर्स करते हैं, एमसीक्यू ही रखना है, एक बार ये कंफर्म कर दो। दिस इज द फॉर्मेट जिसमें हम जाने वाले हैं, जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च फिर अप्रैल, फिर टाइम बचता है तो दिसंबर नवंबर का भी एक बार क्विक रिकैप ले लेंगे, राइट। ऑल राइट, नो इशू। तो अभी तक मुझे सजेशन आया था कि 1 लाइनर करना चाहिए, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री ऑन दैट, क्विकली यार देखो बच्चों जल्दी से बता दो कि 1 लाइनर करना है या 1 लाइनर। ऑल राइट, नो इशू, 1 लाइनर कर देंगे, परफेक्ट, ठीक है। तो 1 लाइनर क्लास फॉर्मेट कर देते हैं कल से। काफी चीजें तो अभी कवर हो गई हैं, बची हुई जो चीजें हैं जनवरी की वो 1 लाइनर फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे के मंथ्स में मूव ऑन करेंगे। देखो हेल्पफुल तो दोनों ही रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, हर स्टूडेंट पे वेरी करता है, किसी को क्वेश्चन जल्दी याद रहते हैं, किसी को डेटा ज्यादा याद रहता है या थ्योरी ज्यादा याद रहता है, तो वो तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो उसमें आई वोंट से मच, बट आई विल टेक इट ऑन 1 लाइनर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आई विल सी यू देन टुमारो, कल मिलते हैं। हम लोग ये स्टार्ट करेंगे जनवरी से अप्रैल तक करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो दिसंबर नवंबर। मेरे साथ आपकी कुछ 6 क्लासेस हैं शायद, एज फार एज मेरे पास अपडेट है 6 क्लासेस हैं आप लोगों की मेरे साथ। तो इन 6 क्लासेस के अंदर विल ट्राई टू कवर जितना ज्यादा कवर हो सकता है हमारा, ठीक है। तो 6 मंथ्स की कोशिश है, 4 मंथ्स तो करने ही है, बाकी 2 महीने और देख लेंगे, लेट्स सी। और एक्सटेंड हो जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन एक बार पहले ही 6 क्लासेस कंप्लीट तो हो, देन वी विल सी, अगर एक्सटेंड की जरूरत पड़ती है तो क्लासेस एक्सटेंड हो जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन हैव अ बोनस क्लासेस, 1-2 बोनस क्लास हो सकती है हमारी, राइट, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। तो आई विल बी लीविंग यू हियर एंड विल सी यू टुमारो, जो भी टाइम होता है, अगर 1 बजे पॉसिबल होगा तो 1 बजे, नहीं तो 12:30 बजे क्लास होगा, तो आई विल सी यू देन। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।